वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के इस एपिसोड में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिमांड एनालिसिस यानी मांग विश्लेषण। मांग और उससे संबंधित पक्षों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न आता है कि ये मांग है क्या, ये जो डिमांड है ये है क्या। डिमांड की बात जब भी होती है तो हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत, इसे ही हम मांग समझ लेते हैं। यानी हमारी वांट्स, नीड, रिक्वायरमेंट्स, ऐसे शब्द जब भी आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि मांग तो यही है। वांट्स हमारी इच्छा ही तो मांग है। जैसे कुछ खरीदने की आपकी इच्छा कर रही होती है, आपको लगता है वो मांग। किसी चीज की आपको आवश्यकता होती है, आपको लगता है वो आपकी मांग है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी हम किसी वस्तु के मांग की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, तो डिमांड के साथ कुछ चीजों का होना अति आवश्यक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, ध्यान दीजिए जरा सा। जब भी हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड के साथ वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, वस्तु का मूल्य यानी कि प्राइस, और तीसरा समय यानी कि टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड हमारे पास होना चाहिए, समय अंतराल हमारे पास होना चाहिए। इन सब के साथ साथ जो भी व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है, जाहिर सी बात है मांग किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो जब कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है, उसके पास उस वस्तु को खरीदने की इच्छा और एबिलिटी दोनों होती है। यानी इच्छा और साथ में एबिलिटी मतलब योग्यता या सक्षमता, दोनों होती है। इच्छा, योग्यता, सक्षमता, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब भी किसी भी वस्तु की मांग होगी, उसमें वस्तु की मात्रा का जिक्र होगा, वस्तु के मूल्य का जिक्र होगा, समय अंतराल बताया जाएगा, टाइम पीरियड बताया जाएगा। क्योंकि मांग जो है किसी भी वस्तु की एक निश्चित समय के लिए ही होती है। उस समय के बाद आपको उस वस्तु की दोबारा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे गाड़ी आप खरीदते हैं तो वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहती। घर में रोजमर्रा की वस्तुएं आप खरीदते हैं, जो डेली नीड्स के आइटम हैं, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहते, एक निश्चित समय के लिए रहते हैं, और एक निश्चित समय के बाद आपको उस वस्तु की जरूरत फिर से पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वस्तु की मांग की जाएगी, उस वस्तु की मात्रा, मूल्य, समय सब दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, राम ने आम खरीदा, क्या ये मांग है? दूसरा, राम ने 10 किलो आम खरीदा, क्या ये मांग है? तीसरा, राम ने 10 किलो आम 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा, क्या ये मांग है? या राम ने 10 किलो आम 10 रुपए प्रति किलो की दर से 1 हफ्ते के लिए खरीदा। 1 हफ्ते के लिए खरीदा या 1 हफ्ते में खरीदा, ठीक है, 1 हफ्ते में खरीदा, ऐसे लिखें इसे। तो इन चारों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है जो मांग को दर्शा रहा है? राम ने आम खरीदा, राम ने आम खरीद लिया, यानी विलिंगनेस एंड एबिलिटी तो शो हो गई यहां पर। लेकिन किस मात्रा में खरीदा, किस प्राइस पर खरीदा, और कितने समय के बाद दोबारा खरीदेगा, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट की चर्चा करें हम, तो 10 किलो आम खरीद रहा है राम, है ना। राम ने कितना खरीदा? 10 किलो आम खरीदा। अब 10 किलो आम खरीदा तो अगेन बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई।
क्वांटिटी का पता चला, विलिंगनेस एबिलिटी का पता चला, प्राइस और टाइम पीरियड अभी भी मिसिंग है। राम ने 10 किलो आम 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। अब 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा, प्राइस का पता चला, बट स्टिल टाइम पीरियड इज मिसिंग। राम ने 10 किलो आम 10 रुपए प्रति किलो की दर से एक हफ्ते में खरीदा। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जा रही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 4 जो है यही मांग को दर्शा रहा है। डिमांड को जो दर्शाने का काम है, मांग को दर्शाने का काम है, ये स्टेटमेंट 4 कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से मांग की परिभाषा निकल करके चली आती है, डिमांड की डेफिनेशन निकल करके चली आती है। अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो डिमांड की डेफिनेशन भी देख लीजिए। सारे एलिमेंट्स आपको पता चल गए कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है मांग में होनी चाहिए। केवल इच्छा भर रख लेने से किसी वस्तु की मांग नहीं हो जाती। जैसे मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक मर्सिडीज हो, तो क्या वो मेरी मांग है? क्या 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 वो एक मर्सिडीज की डिमांड भी है? नहीं है। तब तक डिमांड नहीं बनेगा जब तक मैं जा करके मर्सिडीज के शोरूम में मर्सिडीज के लिए मैं पैसा पे नहीं कर दूंगा और उसे खरीद कर ले नहीं आऊंगा। ध्यान रखिएगा, विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों जरूरी है। अगर इच्छा है, क्रय शक्ति नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो भी आप नहीं खरीद पाएंगे। परचेजिंग पावर है लेकिन लेने की इच्छा ही नहीं है, तो आप क्यों खरीदेंगे? दोनों परिस्थितियों में आप वस्तु की मांग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मांग का सृजन आप नहीं कर पाएंगे। मांग के सृजन में आपकी विलिंगनेस, इच्छा शक्ति और क्रय शक्ति, एबिलिटी दोनों मायने रखते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु की मांग अगर परिभाषा लिखनी हो, कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु की मांग, वस्तु की वह मात्रा है, वस्तु की वह मात्रा है जो विभिन्न मूल्यों पर, जो विभिन्न मूल्यों पर कोई उपभोक्ता, कोई व्यक्ति या उपभोक्ता, कोई व्यक्ति, वह मात्रा है जो विभिन्न मूल्यों पर, जो विभिन्न मूल्यों पर तथा किसी निश्चित समय के लिए, समय के लिए कोई व्यक्ति खरीदता है। ठीक है, यही हो सकता है डिमांड फॉर अ गुड। Is that quantity of the good is that quantity of a good which which a person which a person buy for a certain time period and at various prices। ठीक है, डिमांड फॉर अ गुड इज दैट क्वांटिटी ऑफ द गुड विच ए पर्सन बाय फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड एट वेरियस प्राइसेस। buy at a certain time buy at various prices and for a certain time period, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ डिमांड, ये आपके मांग की परिभाषा है। यानी किसी भी वस्तु की वह मात्रा है जो कोई व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर दिए गए समय के लिए खरीदता है, बाई करता है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि वस्तु की मात्रा आ गई, प्राइसेस आ गए, टाइम पीरियड आ गया और खरीद रहा है, यानी विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है उसके पास, तभी वो उस वस्तु को खरीद रहा है। ठीक है, तो डिमांड का क्या मीनिंग है ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने इसी के, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से मांग प्रभावित होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है प्राइस, या जिसे मूल्य कहते हैं। सेकंड में आते हैं अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स या इन्हें अन्य कारक कहेंगे आप। अदर फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहला इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की आय। ठीक, सेकेंड में आता है टेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, स्वाद एवं प्राथमिकताएं। थर्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी संबंधित वस्तुओं के मूल्य। संबंधित वस्तुओं के मूल्य। अब संबंधित वस्तुओं में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स या जिन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की संख्या भी मायने रखती है जो हम किसी वस्तु की मांग का निर्धारण करते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। जैसे प्राइस है, मूल्य है, प्राइस का संबंध सीधे मांग से होता है। अगर आपने कभी महसूस किया हो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी आप कम मात्रा खरीदते हैं, है ना, उसकी क्वांटिटी आप कम कर देते हैं। ऐसे ही इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, आपकी आय ज्यादा होगी तो आप जो वस्तुएं हैं उनकी ज्यादा मात्रा खरीदेंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी मात्रा आप कम खरीदने लगते हैं आय बढ़ने के साथ साथ, जैसे इंफीरियर गुड्स होते हैं। जो इंफीरियर गुड्स इन द सेंस, वास्तव में तो कोई इंफीरियर सुपीरियर गुड्स होता नहीं है इकोनॉमिक्स में एज सच। सब कुछ डिपेंड करता है पर्सन की इनकम पे। जो गुड्स आपके लिए इंफीरियर है वो किसी के लिए सुपीरियर हो सकती है, जो किसी के लिए सुपीरियर है वो किसी के लिए इंफीरियर हो सकती है, वो चलता है, ठीक है। बट स्टिल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइसेस ना भी चेंज हो लेकिन अगर टेस्ट चेंज हो जाए, नया फैशन आ जाए, नई चीजें आ जाए, नया टेस्ट हो, आपको पसंद आ जाए, आप दूसरी वस्तु ले लेते हैं, एक वस्तु छोड़ देते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे मार्कर एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ दो वस्तुएं आप खरीदते हैं। अब अगर मार्कर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, जो मार्कर के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं इन द केस, तो साथ ही साथ आपको पता होगा कि मार्कर की डिमांड घटेगी, साथ ही साथ इनकी डिमांड भी घट जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री को सब्स्टिट्यूट, एक जैसे टी एंड कॉफी, एक टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, एक की जगह दूसरे को प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर टी के प्राइसेस बढ़ते हैं, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि टी को छोड़ करके लोग कॉफी पीना पसंद कर रहे हैं।
करने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ती है तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, घटती है तो घट जाती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड प्रभावित होता है। प्राइस को अगर इसे हम पी से दिखाएं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स को अगर हम लोग आई से दिखाएं, इसे पी से दिखाया जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को मान लिया हमने टी से दिखा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स को, रिलेटेड गुड्स को हम आर जी से अगर दिखा दें, नंबर ऑफ कंज्यूमर को सी से दिखा दें, तो अगर यहीं से हमें डिमांड फंक्शन निकालना हो, डिमांड फंक्शन निकालना हो, से मांग फलन हम लोग कहते हैं, तो यहीं से मिल जाएगा हमें। जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड रिलेटेड गुड्स एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर को सी से दिखा दें। सो डिमांड is the function of demand for a good is the function of price, income, test and preferences, price of related goods and number of consumers. This is your demand function. Demand function shows कि जो demand है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो डिमांड इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कई कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ऐसे लिखा हो। डिमांड जो है वो प्राइस का एक फंक्शन है, तो प्राइस का फंक्शन होने का मतलब है सिंपली ये 1 अपॉन प्राइस होता है। और प्राइस का फंक्शन आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसमें रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, इसको अगर आप समझना चाहें तो प्राइस अगर बढ़ता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घट जाती है, प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है ना। इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि गुड्स किसी भी वस्तु के मूल्य में और उसकी मांग की मात्रा में इनवर्स रिलेशन होता है। और ऐसा तब हम लोग देखते हैं जब हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। इसमें सेटरिस पैरिबस होता है, आगे लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ेंगे, मांग का नियम, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। राइट, सेशन आज का यहीं पर एंड करते हैं। ध्यान रखिएगा ये पूरा जो डिमांड है ये पार्ट्स में चलेगा, और ये पार्ट 1 था। आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसके और पार्ट्स आते जाएंगे, और जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन आज का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।